आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व के हार्डलाइनर हैं वो इस वक्त बड़ा एक्साइटेड हैं। वो कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे सज्जन अमेरिकी फौजी आ रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पर और वो हमारे साथ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे होंगे और ये चाइना के लिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वी आर नॉट अलोन, अमेरिका विल बी ऑन आवर साइड इन केस ऑफ चाइना इंडिया वॉर। अब ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा सा 2-3 महीने पहले 24 फरवरी को इस साल रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था और इस वक्त यूक्रेन अपने बड़े इलाके से महरूम हो चुका है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो जंग है इसकी स्पीड प्यूटिन के हाथ में है। द आउटकम हैज़ बीन डिसाइडेड और ये प्यूटिन पे है कि वो कब कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। ज़ेलेंस्की जो है ना, जिसने ये सारे क्राइसिस के दौरान एक तो लीड किया है यूक्रेन को, लेकिन जंग में यूक्रेन को दाखिल कराने के पीछे भी इनका हाथ है। वो चाहते तो पहले ही अमेरिका से हट के और ज़रा डीलिंग करके और रशिया से मामला सेट कर सकते थे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को छोड़ के चाइना से उम्मीदें बांध ली हैं। उसने कहा है कि हम चाइना को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रूस के ऊपर अपना असर डाले और उनको कहे कि जंग बंद कर दे रशिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सीकिंग डायरेक्ट टॉक्स विद चाइनाज शी जिनपिंग टू हेल्प एंड रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। The Ukrainian leader has urged Beijing to use its economic and political power to press Moscow to comply with international norms. अब बाकी बात करने से पहले मैं ज़रा बता दूं, ये तो क्लियर हो गया ना कि इस वक्त बाइडन से ज़्यादा शी जिनपिंग की पोजीशन मजबूत है। वो दुनिया उसकी तरफ देख रही है क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, उसकी तरफ, बाइडन की तरफ नहीं देख रही। बाइडन हैज़ बिन अ बिग फेल्यूर, वो फेल हो चुका है यूक्रेन के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। अब दुनिया उधर देख रही है कि शी जिनपिंग करे तो वो कर सकता है, अमेरिका नहीं। अब चाइना की हेल्प चाहते हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए। हालांकि वैसे ज़ेलेंस्की ये काम अगर पहले कर लेता तो शायद अब तक ये नौबत ही नहीं आती। रशिया जो है वो चढ़ाई करता ही नहीं। ऊपर से फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन इकोनॉमी विल कोलैप्स विदाउट मोर एड नाउ, लॉसेज आर बिल्डिंग अप फार फास्टर देन कीव कैन मैनेज। यूक्रेन की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और अब एड के बिना, वो कह रहे हैं एड के बिना यूक्रेन की इकोनॉमी नहीं उठ सकती। दे हैव कोलैप्स्ड एज अ कंट्री। अब इंडिया की मिलिट्री ड्रिल्स में मैं यूक्रेन का मिसाल क्यों दे रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि ये यूक्रेन और इंडिया का क्या ताल्लुक है। क्योंकि जिस तरह इस साल अक्टूबर में इंडिया के साथ अमेरिकी ड्रिल्स कर रहे होंगे और उनको यकीन दिला रहे होंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाइना आएगा तो हम आपके साथ शाना बशाना आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, यू जस्ट गो अहेड एंड टीच चाइना सम लेसन। बिल्कुल इसी तरह से गुज़िश्ता साल ही सितंबर में यूक्रेन के साथ भी अमेरिकन ने मिलिट्री ड्रिल्स की थी। जब इनके ऊपर इन्वेजन हुई ना, उससे 5 महीने पहले मिलिट्री ड्रिल्स की थी अमेरिकी फौजियों ने यूक्रेन की फौजियों के साथ मिलके। और यूक्रेन वाले भी, उनके जो नेशनलिस्ट थे, उनके जो हार्डलाइनर्स थे, वो भी रशिया को जता रहे थे कि सी नेटो एंड अमेरिकन्स आर विद अस, दे विल फाइट फॉर अस। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो क्या हुआ, ना कोई नेटो का मुल्क आया और ना प्रैक्टिकली अमेरिकन फौजी, एक भी फौजी यूक्रेन के इस फाइल पे आया लड़ने के लिए। यूक्रेन को एट द एंड ऑफ द डे अपनी जंग खुद लड़नी पड़ रही है। इंडिया को भी अपनी जंग आखिर में खुद लड़नी होगी। अगर अमेरिका को चीन के साथ सीधा सीधा लड़ना होता तो यूक्रेन में क्यों नहीं उसने अपनी फौजें डाली। वहाँ पे तो उसके अपने करीबी इत्तेहादी हैं बहुत सारे, यूरोप वाले, उनका मसला था, उनकी सिक्योरिटी का मसला था, वहाँ पर भी नहीं आए, फौजें लेकर नहीं आए। यहाँ तो एक अकेला इंडिया है, तो किस खुशी में आएंगे वो इंडिया के अंदर, क्यों आएंगे भाई। इंडियन टेरिटरी को बचाने के लिए अमेरिकी अपने फौजी क्यों मरवाएंगे, वो क्यों करेंगे ऐसा। ऐसा क्या है कि वो जर्मनी और फ्रांस और यूके वालों को बचाने के लिए, वो नेटो को बचाने के लिए वहाँ पर फौजें नहीं डाल रहे यूक्रेन के अंदर, और इधर इंडिया की टेरिटरी बचाने के लिए अपने फौजी मरवाएंगे। वाई, किस लिए। तो बेसिकली ये जो ड्रिल्स होने जा रही है ना चाइना इंडिया बॉर्डर पर अमेरिकी और इंडियन फौजों के दरमियान, दीज आर बेसिकली सिंबॉलिक ड्रिल्स। ये बिल्कुल वैसे ही सिंबॉलिक ड्रिल्स हैं जैसे यूक्रेन की फौज के साथ जो इन्होंने की थी सितंबर में, और फिर फरवरी में पुतिन आ गया था यूक्रेन के अंदर। इंडिया के अंदर कुछ एनालिस्ट इसी दौरान गलत एडवाइजेस दे रहे हैं मेरे हिसाब से पॉलिसी मेकर्स को।
वो कह रहे हैं कि इंडिया प्रैक्टिकली वन चाइना पॉलिसी से पीछे हट चुका है, लिहाजा अब इंडिया को ताइवान के साथ इंडिपेंडेंट टाइज बनाने चाहिए। इंडिपेंडेंट टाइज यानी कि इनको तकरीबन मुल्क तस्लीम कर ही लेना चाहिए। वो काम जो कि अमेरिका खुद नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट टाइज ऑफिशियली डेवलप करने वाला, इंडिया के अंदर बाज़ एनालिस्ट मशवरा दे रहे हैं कि हमें करना चाहिए। वो इंडिया जिसका बॉर्डर पहले से ही ख़राब है चाइना के साथ, और वहाँ पर चाइनीज़ बैठे हुए हैं, बड़ी तादाद में मिलिट्री बिल्डअप है 2 साल से लेके, और 3 इंडियन कंट्रोल्ड रियासतों पे डायरेक्ट चाइना का क्लेम है, और बिल्कुल वैसा ही क्लेम है जैसे ताइवान के ऊपर है। इन हालात में मशवरे दिए जा रहे हैं कि ताइवान के साथ हमें इंडिपेंडेंट रिलेशंस डेवलप करने चाहिए। 2 दिन पहले इंडिया के बड़े मुनासिब अच्छे एनालिस्ट हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, अच्छे एनालिस्ट हैं, सिशाद्री चरी साहब, लेकिन इन्होंने इस बार पता नहीं क्या एक अजब सा ओपिनियन छापा है। द प्रिंट में मिसाल के तौर पर ये इनका आया हुआ है कि इंडिया हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम वन चाइना पॉलिसी, नाउ इट मस्ट डेवलप इंडिपेंडेंट टाइज विद ताइवान। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की मैं समझता हूँ कि सुझाव है। वो फरमा रहे हैं कि जी रशिया चाहेगा यकीनी तौर पर कि ताइवान पे मसले बढ़ें ताकि यूक्रेन से तवज्जो हटे दुनिया की, लेकिन अमेरिका वो कह रहे हैं कि इस काबिल है कि एक वक्त में कई फ्रंट्स पर उलझ सकता है, लड़ सकता है ना। पहली बार तो देखें, ये बात नोट करें आप कि अगर अमेरिका वाकई ये कैपेबिलिटीज़ रखता कि वो एक वक्त में मल्टीपल फ्रंट्स पे इंगेज रह सकता है, तो मुझे बताएं कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए उनको अफ़गानिस्तान से और फिर इराक़ से ख़ुद को डिसंगेज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? क्वेश्चन है ना। अगर वो इतने कोई बाहुबली हैं, बहुत तोप किस्म की चीज़ है, तो उनको अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे रहना चाहिए था। उसका भी बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, उसका भी बॉर्डर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ लगता है, जिनका डायरेक्ट असर है रशिया के ऊपर। तो इन्होंने अपना ये महाज क्यों छोड़ा अफ़गानिस्तान वाला, अगर वो एक वक्त में कई फ्रंट्स पर उलझ सकते हैं? इराक़ से डिसंगेज करने की खुद को क्यों बातें कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर? ये सोचने की बात है। इसका मतलब क्या है? देखिए, उस वक्त जब ये डिसंगेज हो रहे थे ना, बाय द वे जब ये डिसंगेज हो रहे थे ना, तो यूक्रेन वाला महाज नहीं खुला था और दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं था इस चीज़ का। इट शोज़ कि अमेरिका एक वक्त में कई जगहों पे इंगेज अब नहीं हो सकता। पहले हो सकता था, अब नहीं हो सकता था। अब उसकी कैपेबिलिटीज़ में डिक्लाइन आया है। पहले वो एक ही वक्त में मिडल ईस्ट के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी पता नहीं कितने फ्रंट्स पे इंगेज थे। अब नहीं हो सकता ऐसा, इसीलिए वो डिसंगेज कर रहे हैं खुद को। उनकी कैपेबिलिटीज़ में वाज़ेह डिक्लाइन नज़र आया है कि वो चाहते हैं बस एक फ्रंट को पकड़ें और दूसरों को जो है वो टेम्परली शट डाउन करें। ये जो यूक्रेन वाला फ्रंट है वो तो इन्होंने खोला है ना, रशिया ने। अमेरिका ने तो नहीं खोला, अमेरिका को सूट भी नहीं करता था, रशिया ने खोला हुआ है। दूसरी बात यह है कि इंडिया अगर वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने का ऑफिशियली ऐलान करता है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि बस अब जो है हम जो है वो इसको मुल्क मानते हैं ताइवान को, तो इट विल बी अ अटैक ऑन चाइना सॉवरेनिटी। अब देखें, पहले जब 5 अगस्त 2019 को मोदी साहब ने चीन की सॉवरेनिटी पे हमला किया था, लद्दाख का स्पेशल स्टेटस छेड़ के, तो हमें तो पता है, सारी दुनिया को पता है कि इसके बाद चाइना ने क्या किया था और कितनी भारी कीमत इंडिया ने चुकाई इसकी। देखिए, इंडिया के पास लड़ने की कैपेबिलिटीज़ अगर होती चीन के ख़िलाफ़, तो अब तक इंडिया अपना लद्दाख का इलाका वापस छुड़ा चुका होता। लेकिन 15-16 राउंड ऑफ टॉक्स इंडिया कर चुका है एंड रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो रिज़ल्ट है। वैसे इंडिया में चीन के सफ़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की, अब ये उम्मीद समझ लें या थ्रेट समझ लें, कि इंडिया ताइवान मामले पे वन चाइना पॉलिसी पे स्ट्रिक्ट रहेगा, वही फॉलो करता रहेगा। अभी तक इंडिया का कोई रिएक्शन नहीं है या ऑफिशियल कोई बड़ा, यानी कि इस मामले में इंडिया बड़ा केयरफुल है सो फॉर, और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जयशंकर साहब जो है ना, बहुत ज़्यादा इनके अंदर टैलेंट है, कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कभी कभी समझता हूँ कि बीजेपी के सियासी जो मफादात हैं या उनकी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, कभी कभी उनके सामने जयशंकर की जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि करना कुछ और चाहता है जयशंकर, लेकिन कुछ और हो जाता है। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज़ अ टैलेंटेड गाय, इसमें कोई शक नहीं है। Having said that, looking at the deep strategic relations between US and India, it is quite possible that India could change its one China policy practically. मतलब हो सकता है वो बिना अनाउंस किए इसको चेंज कर दें, कुछ इस तरह जैसे अमेरिका नहीं कर रहा आजकल। ऑन पेपर अमेरिका यूज टू फॉलो वन चाइना पॉलिसी, उसको मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो ताइवान को अलग मुल्क ही मानते हैं ना।
अभी भी जब नैन्सी पेलोसी गई हैं तो देखें प्रैक्टिकली उन्होंने उसको अलग मुल्क मान लिया, बिना चाइनीज़ वीज़ा के गई हैं। इसका मतलब है कि वो अलग मुल्क है, टेक्निकली उसको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने डाउन प्ले किया इस विजिट को। अमेरिकन ने ऑफिशियली उन्होंने कहा कि ये उसका प्राइवेट दौरा है, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, ये अमेरिकन ने कहा है चाइना को, लेकिन चाइना इस चीज़ को मान नहीं रहा। तो इंडिया भी कुछ ऐसा कर सकता है, प्रैक्टिकली वो इसको अलग मुल्क माने हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर वो वन चाइना पॉलिसी पे ही अमल करें। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, और वो इशू ये है कि इंडिया इज नॉट अमेरिका। इंडिया को इस तरह की पॉलिसी का असर अपने बॉर्डर्स पर नजर आएगा सूनर और लेटर। वो जितना ज्यादा ताइवान के करीब जाएंगी, इनको इतना ज्यादा असर अपने बॉर्डर्स पर फेस करना पड़ेगा, और ये इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये ड्रिल्स विल्स इसको छोड़ दें, ये सारे सिंबॉलिक होते हैं, प्रैक्टिकली मदद करने के लिए नहीं आएंगे अमेरिकन। उनको अगर चाइना से दू बदू लड़ना होता तो वो पहले ही लड़ चुके होते, इंडिया के लिए क्यों लड़ेंगे? वो अपने बाकी जो यूरोपियन नेतादियों के लिए अपने फौजी नहीं भेज पाए वहाँ पे यूक्रेन में, तो इंडिया के लिए भी नहीं भेजेंगे। दीज आर ऑल सिंबॉलिक थिंग्स। वो आपको पैसे हो सकता है दे दें, हो सकता है आपको वेपन्स दे दें, लेकिन ये सब कुछ तो वो यूक्रेन के साथ भी कर रहे हैं। यूक्रेन को मुसलसल पैसे मिलते रहे हैं, यूक्रेन को मुसलसल हथियार मिलते रहे हैं, लेकिन जब जंगें लंबी हो जाती हैं तो एक हद आती है कि मुल्क की इकोनॉमी गिर जाती है। अब जैसे फॉरेन पॉलिसी का मैंने आपको इसीलिए शुरू में बताया, एग्जाम्पल दिया कि यूक्रेन्स इकोनॉमी विल कोलैप्स विदाउट मोर एड नाउ, लॉसेज आर बिल्डिंग अप फार फास्टर देन कीव कैन मैनेज। मुल्क फिर मैनेज नहीं कर पाते जंगों में लॉन्गर ड्यूरेशन में जब इंगेज हो जाए। तो अमेरिका कितनी देर तक आपको हथियार और पैसे देगा? उधर तो उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया से कई गुना बड़ी इकोनॉमी है चाइनीज़ की, और फोर्स भी उनके पास इंडिया से। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। देखो, कोई कह सकता है कि नहीं हम तो 15 लाख की फ़ौज है, ये है तो वो है, लेकिन उधर साइबर वॉरफेयर है, उधर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़, उनकी स्पेस फोर्स है, उनका पता नहीं क्या क्या उनके पास है, और इंसानी फ़ौजी इस तरह से नहीं लड़ सकते। तो 15 लाख की तो छोड़ दें, कोई इक्वेशन नहीं आती, फ़ौजी हमारे वीर जवान 15 लाख बॉर्डर पर, ये नहीं होगा कुछ भी ऐसा। वो उधर से जहाज़ होंगे जिसके अंदर कोई नहीं होगा। उन्होंने तो क्या किया है कि अपने विंटेज जो जहाज़ हैं 70-80 की दिहाई के, उनको इन्होंने ड्रोन्स में कन्वर्ट कर दिया है। इस लेवल की टेक्नोलॉजी उनके पास। तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में ये पीछे हैं बहुत इंडिया वाले, तो नहीं इनसे लड़ पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना चाहिए। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि इंडिया की भलाई इसी में है कि वो अमेरिका से ख़ुद को साइड पे कर दे और चाइना के साथ अपने पोजीशन सीधी करने की कोशिश करे। इसमें हो सकता है गिव एंड टेक में कुछ नुकसान हो इंडिया को, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी आएगी और इंडिया भी BRI में आता है, तो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट तो इंडियंस अपने पास लेकर आ सकते हैं। 200-300 अरब तो वो ऐसे ही लेकर आ जाते हैं, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान देखें, 60 अरब डॉलर से ज़्यादा तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो पाकिस्तान से तो 5 गुना बड़ा मुल्क है इंडिया, और इंडिया के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक तरफ डेवलपमेंट है, एक तरफ मार कुटाई और ये फजूल की लड़ाई है, ईगो पे बेस्ड है, बेसिकली अना का मसला है। इंडिया के लिए फिजिबल यही है कि वो हाथ मिला रहे चाइना से, वरना अमेरिका के हाथ मिलाने से वो अमेरिका की जंग बेसिकली इंपोर्ट कर रहा होगा अपने मुल्क में, और ये फिजिबल नहीं होगा उसके लिए। तो वन चाइना पॉलिसी पे स्टिक करना ही उनके लिए बेहतर है। चाइना से लड़ाई उनके लिए बेहतर नहीं है। पड़ोसी के साथ कभी भी लड़ाई बेहतर नहीं होती। वो लॉन्ग टर्म नस्लों तक चलती है, फिर जनरेशन्स तक चलती है। इसका फिर नुकसान जनरेशन्स उठा रही होती हैं।